आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री। इग्नू की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं हम। कोड आप सभी ज़रूर मैच कर लें। BHIC 131, भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 12 के बारे में, यानी चैप्टर 12 के बारे में बात करेंगे। 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक पर ऑलमोस्ट। अब ये बुक जो है अपनी समाप्ति की ओर है। आज हम बात करेंगे 12वें चैप्टर की। 12वां चैप्टर इस बुक का है सिकंदर का आक्रमण, यानी भारत पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से हुआ और उसके बाद क्या बदलाव आए भारत के अंदर और कहाँ कहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया, उस सबको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जो आपके लिए ग्रुप बनाया गया है उसको आप सभी ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है ये। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सिकंदर 20 साल की उम्र में ही ना बहुत कुछ कर चुके थे। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे सिकंदर। और 20 साल की उम्र में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, अपने चचेरे भाइयों की मृत्यु करने के बाद इन्होंने मैसिडोनिया का सिंहासन संभाल लिया था। यानी 20 साल की उम्र में ही ये गद्दी पर बैठ गए थे मैसिडोनिया की। मैसिडोनिया का वर्चस्व इनके हाथों में आ गया था सिकंदर के। सिकंदर एक बहुत महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति था। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसका सपना क्या था? सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। यानी वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता था। पूरे वर्ल्ड पर अपनी विजेता का परचम लहराना चाहता था। यानी पूरा विश्व का विजेता बनना चाहता था। तो इससे पता चलता है कि जो सिकंदर है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। यूनान में इसे अलेक्जेंडर के नाम से जानते थे। यूनान में जो इसका नाम था उस अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो इस पार्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो अलेक्जेंडर के नाम से यूनान में इसको जाना जाता था। किसको? सिकंदर को। बहुत महत्वाकांक्षी था ये। 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठ गया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने चचेरे भाइयों को मार करके इसने उस गद्दी को हासिल किया था। और इसका सपना क्या था? पूरे विश्व का विजेता बनना। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने से पहले ये कई क्षेत्रों को अपने अधीन कर चुका था। ये लगातार लड़ाइयाँ लड़ता हुआ आ रहा था यूरोप से। ठीक है, इससे पहले इराक, ईरान, इन सभी पर ये कब्जा कर चुका था। उसके बाद इसने जो है भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट करा था। उससे पहले कई क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका था। आप सभी को बता दूं, उत्तर पश्चिम की साइड से ये आया था। ठीक है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान वाला जो ये वाला जो एरिया है ना भारत का, आप सभी को पता होगा कुछ इस प्रकार से नक्शा होता है भारत का। तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ से इन्होंने जो है आक्रमण करना स्टार्ट किया था। अभी और अभिसार, अभी और अभिसार ये कौन थे? तक्षशिला के शासक थे। तक्षशिला के आप सभी को पता ही था। उस समय क्या था, सब छोटे छोटे एरियाज़ थे। जो शासक थे वो छोटे छोटे एरिया को कवर करके बैठे हुए थे। ठीक है, एक दूसरे पर ही आक्रमण कई बार कर देते थे। उस समय इतनी ज़्यादा ये कह सकते हो कि एक दूसरे को लेकर के कोऑपरेट करने वाली भावना नहीं थी। यानी कोई भी शासक जो था वो जल्दी से किसी दूसरे शासक को कोऑपरेट नहीं करता था। छोटे छोटे एरियाज़ में जो थे वो बटे हुए थे और एक दूसरे से भिन्न थे। कई बार तो ये होता था कि जो आसपास के शासक हैं वो अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए पास के क्षेत्र पर ही आक्रमण कर देते थे। तो अभी और अभिसार जो थे ये इन्होंने आत्मसमर्पण ही कर दिया था। यानी इन्होंने तो पहले हथियार ही डाल दिए थे। सिकंदर का नाम उस समय इतना चल रहा था उस समय कि सिकंदर जो थे वो सभी से जीतते हुए आ रहे थे युद्धों। जितने भी युद्ध थे उन्होंने तकरीबन जीते थे अपने। तो सिकंदर का नाम ही उस समय ऐसा था। इसलिए अभी तक्षशिला के जो शासक थे उस समय के, उन्होंने हथियार ही डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन सिकंदर को भारत के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया, जब पंजाब के जो शासक थे, ठीक है, पोरस की जो सेनाएं थी, उन्होंने सिकंदर का जो है विरोध किया था। उन्होंने आत्मसमर्पण ना करके एक युद्ध करने की नीति अपनाई और उन्होंने युद्ध भी करा। झेलम नदी के पास इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और जिस युद्ध को ऐतिहासिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक युद्ध रहा था सिकंदर और पोरस की सेना के बीच में, जिसको हेडा स्पेस के नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने सुना भी होगा, इसको कहते हैं हेडा स्पेस का युद्ध। कभी आप हिस्ट्री गूगल पे या यूट्यूब पे लिखोगे ना हेडा स्पेस का युद्ध, तो आपको पता चलेगा पोरस और सिकंदर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, ये हेडा स्पेस का युद्ध। तो इसके नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है। और इस युद्ध को लड़ने के बाद पोरस की सेना ने अपना इतिहास में नाम दर्ज रखवा लिया था। हालांकि पोरस की जो सेना थी वो हार गई थी, लेकिन फिर भी उस समय सिकंदर का मुकाबला करने के लिए अगर कोई खड़ी हो पाई थी तो पोरस की सेना ही थी।
पोरस की सेना इस युद्ध के अंदर पराजित हो गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो युद्ध हुआ था सिकंदर का, ये कहाँ पर हुआ था, ये झेलम नदी के पास हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखिए यूनानी योद्धा ये जो सिकंदर था ये क्रूर व्यक्ति था। ठीक है, अत्याचारी था और मदिरा पान करने वाला था। कुछ इस टाइप का व्यक्ति था ये। क्रूर किस हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ये अपने कलीग्स या कह सकते हो कि जो इसके मंत्री वगैरह हुआ करते थे, ये उनको भी इस तरह की सजाएं देता था जो बिल्कुल ही दयनीय होती थी उस समय। ठीक है, तो इसलिए क्रूर कह सकते हैं। अत्यधिक गुस्से वाला था, महत्वाकांक्षी था और अपने आप को ये हमेशा महान समझता था। लेकिन मकदूनिया का ये राजा कभी महान नहीं रहा। ठीक है, अंत में जब इसका अंत आया था, जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि इसकी मृत्यु के समय बिल्कुल ठीक नहीं था अकॉर्डिंग टू जो इसने कर्म जो किए थे उसके हिसाब से। अपने चचेरे भाइयों का इसने कत्ल किया था और उनका कत्ल करने के बाद ये मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद इसने चचेरे भाइयों को मारा और फिर मैसेडोनिया के सिंहासन को इसने प्राप्त किया था। सिकंदर एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था, ज़्यादा महत्वाकांक्षी रखता था, पूरे वर्ल्ड पे वर्चस्व करना चाहता था, पूरे संसार पे अपना कब्जा जमाना चाहता था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी उदारता भी नहीं दिखाई। ठीक है, उदारता नहीं दिखाई, दयालु बिल्कुल भी नहीं था, क्रूर व्यक्ति था, निर्दयी व्यक्ति था, किसी पे दया नहीं करता था। तो इस तरह का इसका कुछ कैरेक्टर जो है इतिहासकारों ने डिफाइन किया है। सिकंदर लगभग 19 महीने भारत के अंदर रहा था, लगभग 19 महीनों तक भारत में रहा और उसने भारत के उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्र जो है अपने अधीन कर लिए थे। जैसे पंजाब हो गया, गांधार हो गया, तक्षशिला हो गया, ये सभी जो है सिकंदर ने अपने अधीन कर लिए थे। तो 19 महीनों, ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था, 19 महीनों तक ही रहा था ये यहाँ पर भारत के अंदर। उसके बाद ये वापसी की ओर चल दिया था। इसने एक प्रशासनिक व्यवस्था बना दी थी। देखिए सिकंदर के आक्रमण से ना कुछ जो ये कह सकते हो जो शासक वर्ग था उसके अंदर एक समझ पैदा हुई थी कि किस प्रकार से प्रशासन को चलाया जाना चाहिए, किस प्रकार से सेना को रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें जो आसपास के जो हमारे छोटे छोटे रजवाड़े हैं उनके साथ मेलजोल कर कर रहना चाहिए। तो ये परिवर्तन कहाँ से आया था प्रशासन व्यवस्था का, ये सिकंदर के आक्रमण से ही आया था भारत में। 325 ईसा पूर्व सिकंदर जो है वापस चला गया था और 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही जल्दी इसकी मृत्यु हो गई थी 33 वर्ष की आयु में ही, जब ये बेबीलोना में था। कहाँ था ये? बेबीलोना में इसका वहाँ पर निधन हो गया था। काफ़ी बीमार हो गया था ये, बीमार होने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 325 ईसा पूर्व ये वापस भी चला गया था प्रशासन व्यवस्था बनाने के बाद। इसने एक प्रशासनिक व्यवस्था, जितने भी प्रदेश इसने अपने अधीन करे थे ना, वहाँ पर इसने एक अच्छी प्रशासन व्यवस्था बनाई थी और उसके बाद ये वापसी की ओर चला गया था। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो जो यूनानी थे वो थे आक्रांता। ये आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर से पहले भी एक आक्रमण हो चुका था आक्रांता का। ये ग्रीक के राजा थे। ठीक है, इन्हें भारतीय साहित्य में यवन का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? यवन का। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे शक्तिशाली जो शासक रहे थे जो यवन के थे वो कौन थे? सिकंदर थे। वो सिकंदर थे जो सबसे शक्तिशाली शासक थे और सबसे ज़्यादा क्षेत्र को जो अपने अधीन कर पाए थे वो भी कौन थे? सिकंदर थे। हालांकि ये चाहते तो बहुत जगह तक भारत पर कब्जा कर सकते थे, लगभग दक्षिण भारत तक ये भारत पर जो है कब्जा कर सकते थे। लेकिन एक व्यास नदी जब आई तो व्यास नदी के आसपास इनकी सेना ने जो है मना कर दिया था। इनकी सेना पीछे हट गई थी कि अब हम व्यास नदी क्रॉस करके आगे नहीं जाएंगे। उसके भी बहुत सारे कारण थे, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको। सिकंदर ने अपने पीछे जो है एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसने कब्जा किया था। तो एक विशाल साम्राज्य इसने अपने पीछे छोड़ा था, जिसमें क्या क्या था? मैसिडोनिया था। मैसिडोनिया तो इसकी शुरुआत से ही था। सीरिया पे भी इसने कब्जा किया, बैक्ट्रिया पे इसने कब्जा किया, पार्थिया पे कब्जा किया, अफगानिस्तान पर, और भारत के जितने उत्तर पश्चिम के कुछ भाग थे ना, जैसे मैंने आपको बताया पंजाब था, गांधार था, तक्षशिला था, ये सभी इसने अपने अधीन कर लिए थे। युद्ध कर करके ये सारी क्षेत्र जो है इसने अपने अधीन कर लिए थे, शासकों को हरा हरा करके। तो एक बड़ा साम्राज्य इसने जीता था, अपने पीछे छोड़ा था बड़े साम्राज्य को। सिकंदर के कब्जे किए गए जो जितने भी भूभाग थे, यानी जितने भी क्षेत्र पर सिकंदर ने कब्जा किया था, बाद में जो है उसके मृत्यु उपरांत, क्योंकि कम उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, तो इसके जो सेनापति थे सेल्यूकस का आप सभी ने नाम सुना ही होगा, फेमस रहे हैं अपने समय के। सेल्यूकस इनके सेनापति थे। बाद में जो है इन्होंने शासन किया काफ़ी लंबे समय तक। हालांकि सेल्यूकस को यह भूभाग जितने भी जो भारत का खास तौर से भूभाग था, ठीक है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित करना पड़ा था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ये भूभाग सेल्यूकस को समर्पित करना पड़ा था।
और सेल्यूकस, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर काफ़ी समय तक ये उस समय रहे भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। सिकंदर के बाद डेमेट्रियस ने यहाँ पर देखिए आक्रमण किया था। प्रथम डेमेट्रियस प्रथम थे, इन्होंने 183 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। उसने पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जीता था और साकल को अपनी राजधानी बनाया था। साकल एक जगह थी पंजाब में, उसको अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद यूक्रेटिदस, मिनांडर, ठीक है, मिनांडर, ये सभी फेमस रहे हैं यूनान के जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद सिकंदर ने विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत का अभियान चलाया था। विश्व विजेता क्योंकि ये एक लंबी दौड़ लगाता हुआ आ रहा था, एक लंबी लड़ाई लड़ता हुआ जा रहा था। ऐसे ईरान को जीता इसने, इराक को जीता इसने, ठीक है, वहाँ से सब कुछ युद्ध जो है लगातार लड़ता आ रहा था। तो भारत पर अभियान इसका जारी रखने का उद्देश्य यही था कि विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन व्यास नदी के तट के पास क्या होता है कि व्यास नदी तट के पास जब इसकी सेना पहुंचती है तो वहाँ से इसकी सेना जो है वो मना कर देती है कि हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे। इनके सैनिकों ने मना कर दिया था कि अब हम आगे जो है नहीं बढ़ना चाहते। उसके बहुत सारे रीज़न थे। भारत का मौसम कह सकते हो, क्योंकि भारत का मौसम काफ़ी परिवर्तनीय था, ठीक है। ये यूरोप साइड से थे तो इनको दूसरे वेदर की आदत थी, भारत का मौसम दूसरे टाइप का था, तो इनकी सेना को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा और इनकी सेना ने मना कर दिया था। एक बड़ा रीज़न ये भी था। बाढ़ वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती थी, गर्मी वाला मौसम था, ठीक है, तो इसलिए मना करा था इनकी सेना ने। इसके साथ बीमारी का प्रकोप फैला हुआ था, इसलिए मना कर दिया था, ठीक है। जहाँ पर बाढ़ वगैरह आती है, आप सबको पता ही होगा, वहाँ पे बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का खतरा होता है, तो बीमारियों का प्रकोप था, ठीक है। और सैनिक जो थे इसके, वो लंबे समय से युद्ध कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से युद्ध करते आ रहे थे, तो इसके सैनिकों का ये मानना था, या इतिहासकारों का ये मानना था कि सैनिक जो है वो थक भी गए थे, अब वो आगे युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो ऐसी भी थी, और इसके साथ साथ सैनिकों को अपने परिवार की भी चिंता होने लगी थी, ऐसा भी रीज़न जो है इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। तो कुछ ऐसे रीज़न थे जिसके कारण जो है सिकंदर वापसी की ओर हो लिया था। व्यास नदी को पार ना करके, व्यास नदी को प्यार करने से मना कर दिया था सैनिकों ने, फिर वहाँ से सिकंदर जो है वापसी की ओर हो गया था। भारत पर विदेशी आक्रमण के अगर प्रभाव की बात करें तो क्या प्रभाव पड़ा है, देखिए राजनीतिक प्रभाव तो ना के बराबर पड़ा, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव यदि आप पढ़ेंगे पुस्तक के अंदर तो आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो प्रभाव पड़ा है वो आर्थिक रूप से पड़ा था और सांस्कृतिक रूप से पड़ा था। कोई भी जब संस्कृति चेंज, कोई भी जो बाहरी आक्रमण होता है ना, तो संस्कृति एक दूसरे से मेल खाती है, अलग अलग होती है, तो उसका एक अलग फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क को बढ़ावा मिला। जब विदेशी आक्रमण हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरी जगह दूसरी सत्ता चेंज हुई। सत्ता चेंज होने के बाद क्या होता है कि व्यापार संपर्क बढ़ जाता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान के लोग मिलना जुलना स्टार्ट हो जाते हैं, आना जाना वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से व्यापारिक संपर्क बढ़ जाता है। यानी यूनान से व्यापार होने लग गया था फिर, ठीक है, तो व्यापारिक संपर्क बढ़ा। कुछ विद्वान मानते हैं कि ईरान में प्रचलित उलूग सिक्के, ईरान में जो उलूग सिक्के प्रचलित थे उसका प्रभाव भारत के आहत के सिक्कों पर पड़ा था। भारत में उस समय कौन से सिक्के चलते थे, आहत के सिक्के, तो उनका प्रभाव भारत के सिक्कों पर पड़ा था। समुद्री मार्ग की खोज हो गई थी, ठीक है, जिससे विदेशी व्यापार वाणिज्य प्रोत्साहित हुआ था। जिन मार्गों से सिकंदर आया था, ठीक है, उस लगभग 3 समुद्री मार्ग थे जो उन्होंने खोज निकाले थे, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, समुद्री मार्ग की खोज हुई थी जिसकी वजह से विदेशियों से व्यापार होना आसान हो गया था। आना जाना आसान होगा तो व्यापार होना भी आसान हो जाता है, तो व्यापार होना स्टार्ट हो गया था विदेशियों से समुद्री मार्ग की खोज के बाद। कला और संस्कृति की बात करें तो देखिए ईरानी लिपि, आरामाइक एवं ईरानी कला के तत्व भारत के आगमन से हुआ, भारत के आगमन में हुआ, ठीक है। ईरानी जो कला थी, ईरानी जो लिपि थी, वो सब कुछ भारत में देखी जाने लगी थी उनके आक्रमण के बाद, ठीक है। अभिलेख जो थे वो उत्कीर्ण करने की प्रथा भी यहीं से स्टार्ट हो गई थी। अभिलेखों के ऊपर उत्कीर्ण किया जाने लगा था, यानी कुरेद करके लिखा जाने लगा था। इसके साथ साथ शिलालेखों को खुदवाने का काम शुरू हो गया था। शिलालेख यानी पत्थर वगैरह जो आपने देखे हो उनको कहते हैं शिलालेख, उनको खुदवाने का काम भी स्टार्ट होने लग गया था। चमकीले पत्थर का प्रयोग भी जो है इनके बाद ही स्टार्ट हुआ था, यानी चमकीले पत्थर प्रयोग में आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये सब कुछ चेंजेस आए थे कला और संस्कृति के बिहाफ से, जब भी कोई बाहर का आक्रमण होता है उससे। अगर हम यूनानी आक्रमण की बात करें ना, तो क्या क्या चेंजेस आए थे, यूनानी आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर, तो देखिए दोनों जो महान संस्कृतियाँ थी, यूनान की भी काफ़ी प्राचीन संस्कृति, आप सभी को पता ही होगा, अरस्तु वगैरह जो थे वो यहीं से निकले थे। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, सिकंदर के जो गुरु थे ना वो अरस्तु ही थे।
तो ये काफ़ी प्राचीन संस्कृति थी जिनका आपस में आदान प्रदान हुआ। भारत की भी प्राचीन संस्कृति थी और वहाँ की भी, तो इन दोनों का आपस में आदान प्रदान हुआ। कुछ चीज़ें इन्होंने ग्रहण की, कुछ चीज़ें वहाँ से इनको कुछ सीखने को मिला, कुछ चीज़ें उन्होंने ग्रहण की भारत की। यूनानी ज्योतिष तथा कला भारत के आगमन में आई। ठीक है, यूनानी ज्योतिष विद्या जो थी वो और कला, उन सभी को भारत में फलने फूलने का मौका मिला, भारत के लोगों को समझने का मौका मिला, ज्योतिष विद्या को समझने का मौका मिला। ठीक है, उनकी कलाओं को समझने का मौका मिला। गांधार कला शैली का विकास हुआ। मौर्य स्तंभों के सिर पर जो पशु की आकृति का निर्माण है वो यूनानी शैली की देन ही मानी जाती है। मौर्य काल से जो भी स्तंभ मिले हैं ना, उन स्तंभों पर एक सिर सा बना हुआ है जिस पे पशु की आकृति बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि वो यूनानी संस्कृति की ही देन है। तो ये सब कुछ चेंजेस आए थे यूनानी आक्रमण के बाद भारत के अंदर। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था हमारा, चैप्टर 12 जो बुक के अंदर दे रखा है सिकंदर के बारे में, सब कुछ सिकंदर के आक्रमण के बारे में। तो इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को आप सभी ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।